प्रधानमंत्री ने आज पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में किसान कल्याण रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर से जब जन सैलाब देख रहा था तो लग रहा था कि पूरा पश्चिम बंगाल जनसभा के लिए आ रहा है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने हमारे स्वागत में फोटो और झंडे लगवाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मिदनापुर का यह ऐतिहासिक मैदान है जिसने इतिहास बनाया है और इतिहास बनते हुए भी देखा है। आज संकल्प से सिद्धि की यात्रा गरीबों और वंचित पिछड़ों को देश के मुख्य धारा में आगे ले जाने के लिए आगे बढ़ चुकी है। आपके जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार ने नीतिगत निर्णय के साथ ही राजनीतिक निर्णय भी लिए हैं, जिससे आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ मिल सके। हमने जो फैसला किया है उसे बंगाल के किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। बांस को हम भास की सूची में दाखिल किया है, जिससे यहां के किसान बांस उगा सकें और उसको बेच सकें। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने खरीफ की फसल के साथ साथ बंगाल में पैदा होने वाली जूट की फसल को एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि देश जब तक आगे नहीं बढ़ सकता तब तक यहां के किसान आगे नहीं बढ़ेंगे। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए मत्स्य पालन, बागवानी, मधुमक्खी पालन और बंबू की खेती के लिए भी लोगों को प्रेरित करने का काम किया गया है। बंगाल की ऐतिहासिक धरती पर चिट फंड से लेकर सारे कारनामे सिंडिकेट की इच्छा से चलते हैं। छोटे कारोबारी हों चाहे मारुति जैसे बड़े उद्योगपति, सभी इस धरती से पलायन कर गए हैं। उन्होंने अपने इस भाषण में यह भी कहा कि तुष्टीकरण से बंगाल की भूमि और उसकी परंपराओं को अपमानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं पंचायत चुनाव के आतंक और हत्याओं के बीच संघर्ष कर रहे कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूं और इन्हीं के संघर्ष से बंगाल में उज्जवल भविष्य की आशा भी जगेगी। साथ ही पीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े तानाशाह समय के साथ परास्त हो गए और कोई सत्ता के नशे में बंगाल को कुचल नहीं सकता। जो लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे उन्हें बंगाल में ये करना पड़ रहा है। बंगाल का उज्जवल भविष्य इन्हीं संभावनाओं से निकलेगा और आने वाला समय बंगाल का एक नया इतिहास लिखेगा। आइए एक बार फिर से प्रधानमंत्री की पीएम की जो रैली है बंगाल में जो मिदनापुर में चल रही है उसकी ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने आज पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में किसान कल्याण रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर से जब वो जन सैलाब को देख रहे थे तो लग रहा था कि पूरा पश्चिम बंगाल जनसभा के लिए आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ममता दीदी ने हमारे स्वागत में फोटो और झंडे लगवाए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि मिदनापुर का यह ऐतिहासिक मैदान जिसने इतिहास बनाया है और इतिहास बनते हुए भी देखा है। करने के लिए आए, आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मैं ममता दीदी का भी बहुत आभारी हूं क्योंकि मैंने देखा कि आज मेरे स्वागत में उन्होंने भी इतने झंडे लगाए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और एक प्रकार से ये किसानों के लिए हमने इतना बड़ा फैसला किया है कि आज तृणमूल को भी इस सभा में हमारा स्वागत करने के लिए झंडे लगाने पड़े। ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, हमारे किसान भाइयों बहनों की विजय है। मैं किसान भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेदिनीपुर का यह ऐतिहासिक मैदान है जिसने इतिहास बनाया है और इतिहास बनते हुए देखा भी है। ये मैदान महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देश बंधु चित्तरंजन दास जी, ऋषि अरविंदो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देश के एक से एक बढ़कर के महान सपूतों के संबोधन का गवाह रहा है। ये मेरा सौभाग्य है
कि आज मुझे इस धरती को नमन करने का सौभाग्य मिला है। आज संकल्प से सिद्धि की यात्रा गरीबों और वंचितों पिछड़ों को देश के मुख्य धारा से आगे ले जाने के लिए आगे बढ़ चुकी है। आपके जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार ने नीतिगत निर्णय के साथ ही राजनीतिक निर्णय लिए हैं, जिससे आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ मिल सके। हमने जो फैसले किए हैं उससे बंगाल के किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। बांस को हमने बांस की सूची में शामिल किया है, जिससे यहां के किसान बांस उगा सकें और उसको बेच सकें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी आवश्यकताओं को समझते हुए आपके खातिर क्या किया जा सकता है, इसको भली भांति समझते हुए आपका जीवन आसान कैसे बने, इसके लिए नीतिगत निर्णय, रणनीति में बदलाव और आखिरी छोर के व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे, इसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने खरीफ की फसल के साथ साथ बंगाल में पैदा होने वाली जूट की फसल की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा, देश जब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक यहां का किसान आगे नहीं बढ़ेगा। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए मत्स्य पालन, बागवानी, मधुमक्खी पालन और बंबू की खेती के लिए भी लोगों को प्रेरित करने का काम किया। गांव हमारे देश की आत्मा है। कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उसका किसान अगर उपेक्षित रहता है। तो कोई भी देश तब तक आगे बढ़ नहीं सकता है जब तक गांव आगे न बढ़े। और गांव की समृद्धि, कृषि की समृद्धि, इसे की संभावनाओं को और ताकत देने का काम आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश भर के किसानों के लिए कर रही है। चाहे मछली पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे मधुमक्खी का पालन हो, चाहे खेत के किनारे पर बांस की खेती को प्रमोट किया जाए। एक प्रकार से किसान की आय पशुपालन से लेकर के मधुमक्खी तक, इन और चीजों को जोड़ करके किसान की आय 2 गुना करने का संकल्प के साथ आज हम काम कर रहे हैं। बंगाल की ऐतिहासिक धरती पर चिट फंड से लेकर सारे कारनामे सिंडिकेट की इच्छा से चलते हैं। छोटे कारोबारी हों या मारुति जैसे बड़े उद्योग सभी इस धरती से पलायन कर गए हैं। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण से बंगाल की भूमि और उसकी परंपराओं को अपमानित किया जा रहा है। मैं पंचायत चुनाव के आतंक और हत्याओं के बीच संघर्ष कर रहे कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूं और इन्हीं के संघर्ष से बंगाल के उज्जवल भविष्य की भी आशा जगेगी। चिट फंड से लेकर के आलू बॉन्ड तक क्या क्या कारनामे चलते हैं, ये सब कुछ सिंडिकेट की इच्छा से चलता है। छोटे उद्यमियों हो या फिर बड़े कारोबारी, यहां पर उनके लिए पार्टी और प्रशासन उस सिंडिकेट की मदद करना, उस सिंडिकेट का भला करना, इसी में जुटी हुई है। क्या मेरे बंगाल के भाइयों बहनों, आपने वामपंथियों से मुक्ति, ये मुसीबत को निमंत्रित करने के लिए काम किया था? क्या वामपंथियों से मुक्ति उससे भी बदतर राज सरकार बनाने के लिए किया था? ये बहनों, इन्होंने कैसा हाल किया है वो आप जानते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े तानाशाह समय के साथ परास्त हो गए हैं और कोई सत्ता के नशे में बंगाल को कुचल नहीं सकता। जो लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे, उन्हें बंगाल में ये करना पड़ रहा है। बंगाल का उज्जवल भविष्य इन्हीं संभावनाओं से निकलेगा और बंगाल की जनता ने इतिहास लिखेगा। वामपंथियों के ऐसे जुल्म से, लोकतंत्र की ताकत से बंगाल को वामपंथियों के जुल्म से मुक्त किया। उस समय तो समय लगा था,
अब महीनों के भीतर भीतर ये बंगाल जुल्म से मुक्त होने वाला है। बंगाल मौके की तलाश में है, बंगाल मौके के इंतजार में है। और इसलिए मैं बंगाल के लोगों को यही कहना चाहूंगा, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए बंगाल के नागरिकों से मेरा यही अनुरोध है, बंगाल के कार्यकर्ताओं से मेरा यह अनुरोध है, विभाजित नहीं, संगठित होकर के सोचिए, हताश नहीं, साहस के साथ सोचिए। अगर साहस है, संकल्प है, तो सिंडिकेट हिल जाती है। पीएम की रैली के बाद अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विकास को गति प्रदान करते हुए भरोइया में नए विकास खंड भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चों की जान जाती है। इसके पीछे प्रमुख कारण स्वच्छता का न होना है। इस अवसर पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया और स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया, जिससे इस बड़ी बीमारी से लड़ा जा सके। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों से कहा कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद व्यापक रूप से वृक्षारोपण कर एक रिकॉर्ड बनाया जाए, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण दे सकें। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां पर इंसेफ्लाइटिस से, मस्तिष्क ज्वर से, मौकी बीमारी से प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चे असमय मर जाते हों और उसका मूल कारण है गंदगी, वहां पर भी अगर हम स्वच्छता के प्रति जागरूक न हो, मुझे लगता है इस पर भारी प्रश्न हमारी कार्यप्रणाली पर लोग खड़ा करेंगे। और इसलिए मैं यहां पर उपस्थित जितने भी हमारी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक होंगे। मैं अहमदाबाद में कर्णावती विश्वविद्यालय में भारतीय युवा संसद 2018 कार्यक्रम में कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का मकसद देश के अलग अलग राज्यों के लोगों के बीच समन्वय पैदा करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम है, बेसिकली क्या है कि पूरे भारत में एक लय हो, एक ताल हो, कि राज्य अलग अलग हो लेकिन ताल एक होनी चाहिए। किस तरह से पूरा देश एक दिशा में चल सकता है, यह जरूरी है। और आपको जब मैं देखता हूं इतनी बड़ी तादाद में युवा, आप में जो शक्ति है, अगर एक दिशा में चलोगे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ बदल सकता है। यह बदलने की ताकत आप सबके अंदर है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि बीते 4 सालों में दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ा है और ऐसा प्रधानमंत्री के देश हित में लिए गए निर्णायक फैसलों के कारण हुआ है। पहले मुझे याद है जब मैं खेलों में था तो गर्मियों के समय पूरी की पूरी सरकार छुट्टी पर होती थी, पूरी देश की सरकार लंदन में होती थी, छुट्टी बना रही होती थी। लेकिन आज जब गर्मियां आती हैं तो सरकार की सालगिरह होती है, एनिवर्सरी होती है, और एनिवर्सरी के होने के नाते पूरे के पूरे देश के जितने मंत्री होते हैं अलग अलग राज्यों में जाते हैं, सरकार के जो काम कर रहे होते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, कभी किसानों से मिलते हैं, कभी नौजवानों से मिलते हैं, कभी महिलाओं से मिलते हैं, कभी ट्रेडर से मिलते हैं। इन सब से मिलकर एक फीडबैक लेकर आते हैं भारत सरकार के लिए, जिससे निर्णय लिया जाता है, नीतियां बनती हैं। शाहजहांपुर में गरीब मरीजों को महंगी दवाओं से बचाने के लिए जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में गरीबों को लेकर कोई योजना नहीं बनाई गई है, जिससे अधिकतर जनता समस्याओं से जूझती रही। भाजपा के सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए योजनाएं बनाई, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। लोगों को निरोगी रखने के लिए इन औषधि केंद्रों पर सस्ते दवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे कम पैसा लगाकर ही वे स्वस्थ रह सकेंगे। बीमारी से गरीबों को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही जन औषधि केंद्र जनपद के सभी चिकित्सालयों में खोले जाएंगे, जिसका फायदा गरीब मरीजों को मिलेगा। आज का दिन बहुत शुभ अवसर है। तमाम उन गरीबों को जो महंगी दवाएं नहीं ले सकते थे, आज हमारे यहाँ पर भी जनपद शाहजहांपुर में भी इस केंद्र का, जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ है, जिसमें
जो दवाएं जो है बहुत महंगी मार्केट में ब्रांड का नाम लेकर के होती थी, उन्हीं की जो है मूल जो है जो जेनरिक है उन दवाओं का सीधे जन औषधि केंद्र खुला है। इससे आज जो है ये पता चलता है कि वो तो दवाओं के लिए पैसा नहीं जुटा पाते थे लोग, उनको यहाँ पे बहुत ही सस्ते दरों पे वही लाभकारी गुणों की दवाएं मिलेंगी जो उनके स्वास्थ्य के लिए उत्तम होंगी। लखीमपुर जनपद में देखते ही देखते सरकार की नीतियों से मरीजों की दुनिया सी बदलती दिख रही है। एक समय वो था जब महंगी दवाएं मरीज नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलने के बाद इस समस्या का समाधान होता दिख रहा है। महंगी दवाएं अब बहुत कम मूल्यों पर उपलब्ध होने वाली हैं। तराई के इन जनपदों में लोगों को आस जगी है कि वो अपने परिजनों का अब इलाज करा सकेंगे। देखिए, हमारी जब से सरकार 2014 में आई थी, हमारे प्रधानमंत्री जी इस योजना पर काम कर रहे थे कि सभी हमारे जो देश के रहने वाले लोग हैं उनको हम गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। और उसमें एक बड़ी चुनौती थी, हमारे देश में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। उन लोगों को भी हम मानक के अनुसार अच्छी सुविधाएं, अच्छी दवाएं उपलब्ध करा सकें। और उसी क्रम में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का आज उद्घाटन यहाँ पर आपके जिला चिकित्सालय में हुआ है। वहीं मेरठ में भी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने जो गरीबों और कमजोरों को बेहतर स्वास्थ्य देने का वादा किया था उस पर काम कर रही है। इन जन औषधि केंद्रों में दवाइयों की कीमत 50 से लेकर 90% तक कम है और लोगों को दवाओं के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर स्टंट का विषय हुआ, घुटने की सर्जरी का विषय हुआ या डायलिसिस का विषय हुआ, वो सब प्रधानमंत्री ने प्रारंभ कराया। अन्य चिकित्सा के क्षेत्र में अन्य सुविधाओं का विस्तार भी हुआ। अभी चिकित्सा बीमा 10 करोड़ परिवारों के लिए आ रहा है। उसी क्रम में जो सस्ती दवाएं, क्योंकि जो ब्रांडेड दवाएं हैं वो बड़ी महंगी होती हैं, उनके अपने बड़े ऊंचे कमीशन होते हैं, डॉक्टर्स के कमीशन होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं सबको बोलना नहीं चाहता। तो जेनरिक दवाओं के जो औषधि केंद्र है, जन औषधि केंद्र, उनको प्रारंभ किया गया है। आज अकेले उत्तर प्रदेश में 100 जो औषधि केंद्रों का आज उत्तर प्रदेश में ही शुभारंभ हुआ है। कानपुर में भी जरूरतमंदों और गरीबों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 4 प्रमुख अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने कहा कि इन केंद्रों से गरीब मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध होंगी। इन केंद्रों पर 150 से अधिक दवाएं उपलब्ध हैं। इन औषधि केंद्रों पर कोई भी व्यक्ति दवाएं ले जा सकता है। डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर के संचालकों के बीच साठगांठ भी रुकेगी और लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध होंगी। जन औषधि केंद्र भारत सरकार के द्वारा आम व्यक्ति को सस्ती दवाएं मिले, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस गरीब आदमी के सोचकर जन औषधि केंद्र, जिसमें सारा कंपोजिशन और सॉल्ट्स वही होते हैं, और जो बाजार में कंपनियों के नाम के ऊपर महंगी दवाएं मिलती थी, तो उसका लगभग 1/5 दाम के ऊपर यहाँ पर जन औषधि केंद्र में दवाएं मिलेंगी। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर उस दवाओं को ले सकता है। डॉक्टर्स जनरली जो बाहर दवाएं लिखते थे और बाहर के मेडिकल स्टोर्स के साथ कोई ना कोई साठगांठ हो जाया करती थी, जो दवाइयाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं वो सारी निःशुल्क दी जाएंगी। जो जन औषधि केंद्र की दवाइयाँ हैं जिसके ऊपर कम दाम के ऊपर मिल सकता है वो यहाँ रेफर की जाएंगी। किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीक विशेषज्ञ भी प्रयत्नशील हैं। देवरिया में मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए धान रोपाई संयंत्र के माध्यम से किसान खेत में धान रोपाई कर रहे हैं। कई जगहों पर इसका ट्रायल किया गया। इस मशीन की सहायता से एक चालक व 2 सहायकों की सहायता से दिन भर में 4 एकड़ के लगभग खेतों में धान की रोपाई की जा सकती है। इस संयंत्र में 50% सरकार छूट दे रही है। ये खेती कैले से मशीन से बोले में ई लाभ बा कि जोताई के बचत, पानी के बचत, लाइन से लाइन बढ़िया चलत हटे। ऐसे हम लोग के बहुत फायदा बा। और 3 किसान मिलकर के अपने 1 एकड़ की बुआई 2 से 3 घंटे के अंदर में कर सकते हैं। पूरे दिन में 8 घंटे में वो आराम से 3 से 4 एकड़ की बुआई, धान की रोपाई आराम से इसके अंदर हो सकती है। मशीन पहली बार जनपद देवरिया में आई है, जिसमें राजू मिश्रा जी के उसमें, और इसमें कृषि विभाग अनुदान भी दे रहा है। मशीन की कीमत लगभग
3 लाख से 3.25 लाख रुपए के आसपास है, जिसपे कि 50% अनुदान है मशीनों पे। और इसको कृषि विभाग इसलिए प्रमोट कर रहा है कि आने वाले समय में जैसे लेबर की समस्या पैदा हो रही है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी शासन के और विभागों से निकल कर के खेत के ऊपर में लाने की जो जिम्मेदारी है कृषि विभाग की, उसको करने का प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस मशीन का उपयोग करें। फ्रांस ने विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। कल खेले गए खिताबी मुकाबले में क्रोएशिया को 4-2 से हराने में उसने सफलता पाई। ये दूसरा मौका है फ्रांस ने खिताब को अपने नाम किया है। इससे पहले फ्रांसीसी टीम ने 1998 में सफलता पाई थी। जोरदार अटैक और जीत के जुनूनी तेवर के साथ विश्व कप फाइनल की शुरुआत हुई, जहां खेल के 18वें मिनट में फ्रांस की टीम को फ्री किक मिली, जिस पर क्रोएशिया के खिलाड़ी मारियो मांजुकिच ने ओन गोल कर फ्रांस को 1-0 की बढ़त दिला दी। लेकिन इस गोल के 10 मिनट बाद ही क्रोएशिया ने जबरदस्त रूप से वापसी की और अपने स्ट्राइकर इवान पेरिसिच की मदद से गोल दाग स्कोर लाइन को 1-1 की फ्रांसीसी टीम द्वारा कॉर्नर से हुए अटैक को बचाने के चक्कर में क्रोएशियाई खिलाड़ी से हैंडबॉल हुई, जिसके चलते फ्रांस को खेल के दूसरे हाफ में फ्रांसीसी टीम पूरी तरह से क्रोएशिया पर हावी दिखी और क्रोएशियाई डिफेंस को तार-तार करते हुए पहले पॉल पोग्बा ने और उसके बाद एम्बाप्पे। क्रोएशियाई टीम के खिलाड़ी जूझते जरूर रहे, लेकिन फ्रांसीसी टीम के मजबूत डिफेंस को भेद पाने में लूका मॉड्रिक के लड़ाकों को सफलता नहीं मिली और फ्रांस ने मुकाबले को 4-2 से जीतकर 20 साल बाद दूसरी बार विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। गौरतलब है कि 1998 के विश्व कप सेमीफाइनल में भी क्रोएशिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फीफा विश्व कप जीतने पर फ्रांस की टीम को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने क्रोएशिया के साहसिक खेल की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि फीफा विश्व कप जीतने पर फ्रांस की टीम को बधाई। इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान उनकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और क्रोएशिया को भी उनके साहसिक खेल के लिए बधाई देता हूं। विश्व कप में उनका प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। वहीं खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने भी फीफा विश्व कप जीतने पर फ्रांस को बधाइयां दी और क्रोएशिया के खेल की सराहना की। कहा इस खेल को दुनिया याद रखेगी। 20 साल के बाद फुटबॉल विश्व कप की ट्रॉफी उठाई फ्रांस ने और क्रोएशिया ने पूरे टूर्नामेंट में दिल खोलकर खेला, लोगों का दिल जीता है। इस खेल में पहली बार फाइनल में जगह बनाई। ये एक ऐसा मैच है जो हर पैमाने पर ऐतिहासिक रहा। फुटबॉल के महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2018 के फाइनल का 10-90 चौराहे पर बड़ी एलईडी स्क्रीन पर सजीव प्रसारण किया गया। खेल मंत्री चेतन चौहान की उपस्थिति में पहले मेसी फुटबॉल बैंक की शुरुआत की गई। मेसी फुटबॉल बैंक की सराहना करते हुए उन्होंने कहा 18 साल तक के खिलाड़ियों को निःशुल्क फुटबॉल बांटना एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के 11 विभागों में खेल कोटे से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम किया जाएगा। वहीं राष्ट्रमंडल खेलों व गोल्ड कास्ट में पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी का पद प्रदान किया जाएगा। फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल का लोगों ने टीवी स्क्रीन पर देखकर आनंद उठाया। कि ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल जीतेगा उसको 6 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार देगी, जो सिल्वर मेडल जीतेगा उसको 4 करोड़ रुपए देगी और जो ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा उसको 2 करोड़ रुपया जो है उत्तर प्रदेश सरकार देगी। जो केंद्र सरकार देगी वो अलग बात होगी। तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को देने जा रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जो मेडल जीत कर आए हैं उनका भी सम्मान अभी बाकी है, हम उनका सम्मान करेंगे। गोल्ड मेडल जीतने वालों को 50 लाख रुपए देंगे, सिल्वर मेडल वाले को हम 30 लाख देंगे और जो ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगे उनको जिन्होंने जीता उनको 15 लाख रुपए देंगे। तो इस प्रकार से बहुत भारी जो इंसेंटिव जो है उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को दे रही है। बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को और अधिक तेजी देने के लिए जुट गई है। इसके लिए आज लखनऊ में पार्टी के मंडलीय सम्मेलन नए सिरे से शुरू किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर वीर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि भाईचारा कमेटियों में सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज लखनऊ और कानपुर मंडल के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए कहा गया है। देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और हम पर भरोसा किया है, तो हम अपनी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के भरोसे को
नहीं तोड़ेंगे, उसको पूरा करेंगे। और जैसे जैसे हमको अपनी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का दिशा निर्देश मिलता रहेगा, उसी दिशा निर्देश पर हम दोनों पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और अब आइए मौसम का हाल जानते हैं। मौसम विभाग लखनऊ के अनुसार बिजनौर, मुरादाबाद, मथुरा, लखीमपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर व आगरा के आसपास के इलाकों में बरसात होने की संभावना जताई गई है। राजधानी लखनऊ का कल का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा कानपुर का 35.4 डिग्री, इलाहाबाद का 36, गोरखपुर का 37.2, वाराणसी का 36.9, आगरा का 34.4 और बरेली का 33.1 और झांसी का तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मिदनापुर की रैली को कहा, यह वो प्रदेश है जिसने बनाया है इतिहास। हत्या और आतंक के बीच संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को किया सलाम। कहा, इसी से निकलेगी उजाले की किरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश के युवाओं को पुलिस और शिक्षा विभाग देंगे लाखों नौकरी। गोरखपुर में भरोइया ब्लॉक का किया शिलान्यास।